गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको बताऊंगा बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस के बारे में। स्टूडेंट, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे वो दो टाइप का रिएक्शन होगा, या फिर सिंगल स्टेप होगा या फिर मल्टीपुल स्टेप होगा। सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन या फिर मल्टीपुल स्टेप रिएक्शंस होगा। तो मैं रिएक्शंस आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं बताने जा रहा हूँ कि सिंगल स्टेप का एनर्जी एनर्जी का ग्राफ क्या होगा, सिंगल स्टेप कैसे होगा, मतलब इंटरमीडिएट कैसे बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, मल्टी स्टेप में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, इंटरमीडिएट क्या होगा। तो ये सब मैं बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक्स है रिएक्शंस के लिए। अगर ये आप सीख लेते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाकी के मैकेनिज्म समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके। reaction mechanism, step by step representations of chemical reaction is reaction mechanism. reaction is of two types. स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं वही क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म है। इसमें क्या है, फर्स्ट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप, सिंगल स्टेप और एलिमेंट्री रिएक्शंस, एंड सेकेंड वन इज मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। ओके। तो सिंगल स्टेप रिएक्शंस, सिंगल स्टेप रिएक्शन जो स्टूडेंट एक ही स्टेप में हो जाएगा वो उसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्टेप। जैसे A2 + B2, जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लिया हूँ कि रिएक्टेंट साइड में 2 है, A2 + B2 गिव्स 2AB। तो ये कैसे होगा बेसिकली स्टूडेंट, A और A इस तरह से होगा बॉन्ड, और B और B के बीच में इस तरह से बॉन्ड होगा। मैं एज्यूम किया हूँ कि A जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड है, A2 है जो A सैचुरेटेड, B2 इज ऑल्सो सैचुरेटेड। ओके, तो इस तरह से होगा। तो सबसे उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। वो क्या है बेसिकली ट्रांजिशन स्टेट, क्या होगा कि ए और ए के बीच में ये जो डैश डैश दिख रहा है, ए और ए के बीच में बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा, बी और बी के बीच में भी बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा, और एक रेड से जो दिख रहा है आपको, ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो ट्रांजिशन स्टेट वो स्टेट होता है किसी रिएक्शंस का हाईली अनस्टेबल केस होता है, और इस समय रिएक्शंस में सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो टाइम होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट होता है। ओके, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट वो है जिसमें पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फाइनली ए और ए के बीच में बॉन्ड टूट जाएगा, बी और बी के बीच में टूट जाएगा, और ए बी के बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। तो 2A बन गया, इसको ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बना, ट्रांजिशन स्टेट। ओके। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ट्रांजिशन स्टेट किसी रिएक्शंस का तो हाईली अनस्टेबल केस होता ही है, साथ में ये बनता और ख़त्म हो जाता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको जैसे मैं एक सब्जी का एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे पनीर का सब्जी आपको बनाना है, ठीक है। तो पनीर का जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे आप पनीर को कट करके रखते हो, जो खरीद के लाते हो कट करके रखते हो, उसके अलावा ओनियन को कट करके रखते हो, और भी वगैरह वगैरह जिसको कट करके रखते हो, वो क्या है, रॉ मटेरियल, ठीक है। प्रोडक्ट क्या होगा, जो पनीर का सब्जी बन गया, रॉ मटेरियल क्या है, रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट क्या है, जो पनीर का सब्जी बन गया। और ट्रांजिशन स्टेट क्या होगा, वो जो फ्राई करने वाला जो स्टेट होता है कि आप लोग पनीर को मसाले प्याज वगैरह को एक साथ क्या करते हो, फ्राई करते हो, तो वो क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब वो बना तो, लेकिन बनते वो दिखा नहीं दिखा, वो क्या हो गया, खत्म हो गया। वो ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। अब मैं बताऊँ आपको स्टूडेंट, सिंगल स्टेप जो रिएक्शन होता है आइदर एक्सोथर्मिक हो सकता है या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है। अब ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी वर्सेस रिएक्शंस कोऑर्डिनेट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है और प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, कम है। देखिए ये जो है ये ग्राफ है, क्या ये एनर्जी वाला ग्राफ है। तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी क्या है, कम है। तो डेल्टा एच अगर हम लोग बात करें, डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिएगा तो रिएक्टेंट का एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है। देखिए ये वाला ज़्यादा है और ये कम है, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, निगेटिव। डेल्टा एच निगेटिव इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो डेल्टा एच निगेटिव मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच पॉजिटिव मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके। तो और ये स्टूडेंट ये एक्टिवेशन एनर्जी होता है। ये क्या होता है, रिएक्टेंट से ये जो ग्राफ का जो पिक होता है, रिएक्टेंट से ये जो ग्राफ का पिक होता है, रिएक्टेंट से और ये ग्राफ का जो पिक होता है, जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं, इस पिक को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट किसी भी रिएक्शंस का हाईली अनस्टेबल होता है। अब हाईली अनस्टेबल है मतलब रिएक्शन उस समय क्या होगा, मैक्सिमम होगा। केमिस्ट्री में तो हम लोग यही पढ़ते हैं, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये इस पॉइंट पे एनर्जी सबसे ज़्यादा है, मतलब ये पॉइंट जो होगा, यही पॉइंट पे क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट होगा। पिक वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है।
एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, एक एनर्जी का अमाउंट होता है जो किसी रिएक्टेंट को ट्रांजिशन स्टेट पहुंचाने के लिए जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है उसी को क्या क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और अब इफ ये इंक्रीजेज देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेज, वो तो होना ही है। अगर आपको किसी काम को करने में कम एनर्जी लग रहा है तो वो काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। जिस काम में आपको ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो काम अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो। तो एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा बढ़ेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्लो हो जाएगा। ओके, सेकेंड इज endothermic. Why it is? Because reactant energy is less and product energy is more. Then delta S becomes positive because it is enthalpy of product minus enthalpy of reactant. It means it is endothermic reactions. तो सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा आइदर एक्सो आइदर एंडो। तो एक्सो के लिए ये ग्राफ बनेगा और एंडो के लिए ये ग्राफ बनेगा, और इस तरह से ग्राफ में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूं, सिंगल स्टेप रिएक्शन में स्टूडेंट इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है ना। इंटरमीडिएट क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट तो बता दिया, इंटरमीडिएट वो मल्टीपुल स्टेप में मैं बताऊंगा। ओके, आपको मल्टीपुल स्टेप रिएक्शन में बताऊंगा। तो बेसिकली स्टूडेंट सिंगल स्टेप रिएक्शंस में इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ठीक है। ये एक ही स्टेप में खत्म हो जाता है तो इंटरमीडिएट नहीं बनता। ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबव देयर एवरेज एनर्जी लेवल टू मेक देम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। किसी भी रिएक्शंस को करवाने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी का जरूरत पड़ता है। आप लोग देखते होंगे कि रिएक्शंस में एरो के ऊपर हीट दिया रहता है, या 200 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये वही अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो उस रिएक्शंस को करवाने के लिए क्या पड़ता है, जरूरत पड़ता है। और कुछ रिएक्शंस है जो रूम टेम्परेचर पे ही हो जाते हैं, तो उनके लिए वो डेल्टा का वैल्यू नहीं देते एरो पे। ओके, तो ये एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन स्टेट, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अबव द एवरेज एनर्जी लेवल टू मेक देम पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए जितना एनर्जी का जरूरत होता है वही क्या होता है हम लोगों का ये एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जितना एनर्जी चाहिए रिएक्टेंट को पार्टिसिपेट करवाने के लिए रिएक्शन में, वही हम लोगों का क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस। जैसे एग्जांपल तो मैं सेम ही लेता हूँ, A2 + B2 गिव्स 2AB। अब इसका मैकेनिज्म मैं थोड़ा लिखता हूँ। मैकेनिज्म मतलब क्या है स्टूडेंट, मैकेनिज्म लिखने का उस रिएक्शन में जरूरत पड़ता है जो एक से ज्यादा स्टेप में होता है। सिंगल स्टेप में तो एक ही स्टेप में हो गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में ट्रांजिशन स्टेट बना और खत्म हो गया रिएक्शन, ठीक है ना। और मल्टीपल स्टेप रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा, जैसे इस रिएक्शन को हम लोग मैं 3 स्टेप में दिखाया हूँ, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे तो रिएक्शन का मैकेनिज्म लिखते हो, जैसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आप कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शंस करवाते हो तो क्या होता है, कार्ब कैटायन बनता है, कार्ब कैटायन का रीअरेंजमेंट होता है, फिर सैचुरेटेड कंपाउंड किस में जाता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में जाता है, इस तरह से, ठीक है ना। तो वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शंस होगा जिसके में मैकेनिज्म का जरूरत होगा, जो एक से ज्यादा स्टेप में होगा, तो वही एक से ज्यादा स्टेप में मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। तो जैसे A2 + B2 गिव्स 2AB। ओके, A2 ब्रेक होके क्या देगा स्टूडेंट, ए का बॉन्ड टूटेगा और क्या बन जाएगा, 2A बन जाएगा, ठीक है। और ये ट्रांजिशन स्टेट 1 होगा, ए और ए के बीच में बॉन्ड टूट रहा है। अब दूसरे स्टेप में मैं इसको दिखाया हूँ कि A + B2 मतलब बी और बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा और ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बन रहा होगा। देखिए बी और बी के बीच में बॉन्ड टूट रहा है और ए और बी के, रेड वाला क्या बता रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, AB + B, ये ट्रांजिशन स्टेट 2 हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड बन रहा है, और A + B का बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ट्रांजिशन स्टेट क्या हो गया, 3। अब आप बोल रहे हो कि सर आप ये कैसे लिख दिए, तो ये मैं अपने मन से लिख दिया हूँ कि मतलब किसी का बॉन्ड तोड़ रहा हूँ, ए और बी के। अब चूंकि ए और बी के साथ रिएक्शन हो रहा था तो मैं इस तरह से दिखाया ए और बी के साथ रिएक्शन, ठीक है ना। मैं इसका मैकेनिज्म खुद बनाया कि मतलब इस तरह से ए और ए का बॉन्ड टूटेगा, बी और बी का बॉन्ड टूट के ए और बी का बॉन्ड जुड़ेगा, फिर ए और बी आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये खुद से मैं लिखा हूँ। और उसके अलावा जब आप रिएक्शंस करोगे तो वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका मैकेनिज्म होगा। तो मैं इसमें आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, आप लोग रिएक्शंस में पहले देखिए स्टूडेंट, आपको रिएक्शन में क्या क्या दिख रहा है, A2 दिख रहा है, B2 दिख रहा है और क्या दिख रहा है, AB दिख रहा है, ठीक है। तो A2 B2 AB के अलावा इस मैकेनिज्म में जो भी आपको दिख रहा है वो सब इंटरमीडिएट होगा। अब जैसे ये सब तो बॉन्ड टूटने वाला और बॉन्ड बनने वाला स्टेप तो क्या हो गया, ट्रांजिशन स्टेट, तो ये सब तो क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। उसके अलावा आपको दिख क्या रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ सर्कल करके। एक A दिख रहा है जो कि A यहाँ पे नहीं है कहीं पे, A2 B2 है, AB है लेकिन A नहीं है।
उसके अलावा आपको क्या दिख रहा है एक एक्स्ट्रा, एक बी दिख रहा है, यही तो दिख रहा है। तो जो मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होगा, जो मैकेनिज्म में दिखेगा, जो और रिएक्शंस में नहीं दिखेगा, मेन रिएक्शन में नहीं दिखेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो मेन रिएक्शन में नहीं दिखेगा बट मैकेनिज्म में दिखेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बोलेंगे। ओके। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर इस ओवरऑल इस रिएक्शंस को आप ऐड करते हो तो क्या होगा आप बताएं। यहाँ 2a है, 2a है, 2a क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे क्या स्टूडेंट b है और यहाँ एक b है, b और b भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ओवरऑल क्या हो गया, a2 प्लस b2 गिव्स क्या हो गया, ab प्लस ab क्या हो जाएगा, 2ab। तो इस मैकेनिज्म को ओवरऑल आप ऐड करते हो तो इंटरमीडिएट ओवरऑल कैंसिल ही होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट जो है, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट तो रिएक्शन के बीच में बनता है बट वो खत्म भी हो जाता है, बट वो क्या हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। ठीक है ना, इस तरह से। तो इस रिएक्शन को ओवरऑल आप ऐड करते हो तो a2 प्लस b2 गिव्स 2ab। आप इंटरमीडिएट कैसे ढूंढोगे, मैकेनिज्म में रिएक्टेंट के अलावा और प्रोडक्ट के अलावा जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, मैकेनिज्म में जो दिखेगा टर्म वो क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। ठीक है। और ट्रांजिशन स्टेट तो आपको मैं बता ही दिया क्या होता है, बॉन्ड टूटने और बॉन्ड बनने वाला स्टेप क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। अब यहाँ मैं आपको बताओ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके। तो पहले सिंगल स्टेप रिएक्शंस था, सिंगल स्टेप रिएक्शंस था तो ये एक स्टेप में ही हो गया, तो ये ग्राफ एक स्टेप में ही हो गया था। ठीक है, बन गया था। यहाँ कितने स्टेप में हो रहा है, 3 स्टेप में। तो मैं आपको बताता हूँ, इसको पहाड़ी वाले ग्राफ मैं बोलता हूँ। तो जितना स्टेप होगा पहाड़ उतना ही बनेगा, तो ये 3 पहाड़ बना दिए, जितना स्टेप रहेगा पहाड़ उतना ही। अब मैं आपको बताया था कि ये जो ग्राफ का जो पिक होता है वो क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ कितना ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, 3 ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। ठीक है। तो ये पिक जो है ये कितना, देखिए 3 ट्रांजिशन स्टेट है। वही चीज, जितना स्टेप उतना ही ट्रांजिशन स्टेट, जितना स्टेप होगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट, और उतना ही ये पहाड़ वाला ग्राफ बनेगा, मतलब उतना ही ये क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा कर्व। ठीक है। हाँ। अब देखिए, अब हम लोग इंटरमीडिएट ढूंढते हैं। अब अगर आप हम लोग बात करो तो यहाँ पे 2 टाइप का ही इंटरमीडिएट दिख रहा है, एक तो ए दिख रहा है और एक बी दिख रहा है। और ग्राफ में मैं आपको इंटरमीडिएट देखने का तरीका बताता हूँ। 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या मैं बोला, 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है। अब ये देखिएगा तो ये तो रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट और ये क्या है, प्रोडक्ट। ये तीनों ट्रांजिशन स्टेट है। अब इन दोनों के बीच में एक इंटरमीडिएट ए बना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट ए, तो मैं यहाँ ए लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बी, तो यहाँ पे क्या दिया, बी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसी अगर कहीं पे ट्रांजिशन स्टेट 4 बन रहा है किसी रिएक्शन में, तो उसमें इंटरमीडिएट 3 होगा, मतलब हमेशा n-1 होता है। n ट्रांजिशन स्टेट है तो n-1 क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। क्या मैं बोला, n ट्रांजिशन स्टेट है तो n-1 क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। कहीं पे 5 ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, मतलब 5 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, तो वहां तो 4 इंटरमीडिएट होगा। ठीक है ना, 4 इंटरमीडिएट हो जाएगा। कहीं पे 6 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है तो वहाँ 5 इंटरमीडिएट होगा। कहीं 3 स्टेप में हो रहा है तो वहाँ इंटरमीडिएट 2 हो जाएगा। कहीं 4 स्टेप में हो रहा है तो वहाँ इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा, 3। हमेशा n-1। तो दो ग्राफ के बीच में क्या होता है, दो पिक के बीच में क्या होता है, इंटरमीडिएट। इसको ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटरमीडिएट। अब आप लोग क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि ये एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, ये थोड़ा कम है और ये भी थोड़ा कम है, ये भी तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा हो सकता है। हाँ सही बात है, हो सकता है। अब चूंकि ये तो मैं एक जनरल एग्जांपल लिया हूँ, a2 प्लस b2 गिव्स 2ab। तो यहाँ पे हम लोगों को मालूम नहीं है कि ए और ए को बीच में बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, बी और बी को बॉन्ड तोड़ने में कितना एनर्जी लगेगा, ए और बी के बीच में नया बॉन्ड बनने में कितना एनर्जी रिलीज होगा, ये सब हम लोगों को नहीं मालूम है कुछ भी। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लिया हूँ। अब एक्टिवेशन एनर्जी E1 क्या है, ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ए और ए का बीच का बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि इसमें ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। मैं बस एज्यूम कर लिया हूँ कि ए और ए के बीच का बॉन्ड क्या है, स्ट्रांग है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको दिख रहा है, रिएक्टेंट नीचे है और ये ए वाला इंटरमीडिएट वाला ऊपर है, मतलब ओवरऑल ये ऊपर है, ये मतलब तो रिएक्टेंट कम हो गया और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया, मतलब डेल्टा एच क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब ये वाला स्टेप भी क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये एक्सो भी हो सकता है, अगर मान लेते कि ये नीचे आ जाता, अगर ये नीचे आ जाता तो ये वाला स्टेप क्या हो जाता, एक्सो हो जाता। अब सेकेंड स्टेप में देखते हैं हम लोग, सेकेंड स्टेप में देखते हैं तो ये E2 है। ठीक है, E2। अब
ये टू है, इतना सेकेंड स्टेप को करवाने के लिए ये एनर्जी चाहिए हम लोगों का। अब यहाँ देखिएगा तो ये वाला पिक थोड़ा नीचे बनाया हूँ मैं, और ये वाला स्टेप क्या बनाया हूँ नीचे, मतलब ये ऊपर है और ये क्या है नीचे, मतलब प्रोडक्ट नीचे और रिएक्टेंट ऊपर, मतलब मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट मतलब बी नीचे है और ए ऊपर है। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच क्या होता है, बाद में से पहले को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। तो डेल्टा एच यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये कम है और ये कम में से ज़्यादा घटाया तो नेगेटिव, मतलब ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। मतलब मैं अज्यूम किया हूँ कि ये वाला स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक। अब लास्ट स्टेप को देखें तो इसके लिए मैं E3 एनर्जी एज्यूम किया हो कि इसके लिए E3 चाहिए एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है ना। अब यहाँ मैं बताया हूँ कि यहाँ वाला एनर्जी क्या है, नीचे है और ये वाला ज़्यादा है, मतलब फिर बाद में से पहले वो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, निगेटिव। मतलब इस स्टेप को भी मैं क्या बोला हूँ कि एक्सोथर्मिक। वैसे तो ये एंडो होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सो ही होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना। बॉन्ड बनने वाला स्टेप क्या होता है, बॉन्ड जहाँ पे बनता है वहाँ एनर्जी रिलीज होता है, क्योंकि बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी बढ़ता है, तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलता है, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो ये बॉन्ड टूट रहा था तो इसको हम लोग एज्यूम किए एंडो, ठीक है। यहाँ बॉन्ड बन रहा था तो इसको क्या एज्यूम किए, एक्सो। और यहाँ पे बॉन्ड टूट भी रहा है और यहाँ बॉन्ड बॉन्ड टूट भी रहा है और बॉन्ड बन भी रहा है। तो ये ओवरऑल मैं माना हूँ कि ओवरऑल इसमें एनर्जी रिलीज ही हो रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज, क्योंकि डेल्टा एच इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। बी में से एनर्जी को ए को घटाएंगे क्योंकि ये कम है और ये ज़्यादा है, तो बाद में से पहले वो घटाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो इसमें मैं एज्यूम किया हो कि ये भी स्टेप क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो ये रिएक्शंस देख के आपको पता चला है कि कौन स्टेप एक्सो है, कौन स्टेप एंडो है। तो आपको करना क्या है, अगर एंडो होगा तो आपको क्या करना है, बाद वाले को क्या करना, ऊपर रखना और पहले वाले को नीचे रखना, और एक्सो है तो बाद वाले को नीचे रखना और पहले वाले को ऊपर रखना, इस तरह से। और अगर इस रिएक्शंस को ओवरऑल कोई पूछे एक्सो है या एंडो है तो आप ओवरऑल देखें, रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर लग रहा है, रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर लग रहा है और प्रोडक्ट कहाँ लग रहा है, थोड़ा नीचे लग रहा है। देखिए ग्राफ में रिएक्टेंट थोड़ा ऊपर लग रहा है, प्रोडक्ट क्या लग रहा है, थोड़ा नीचे। तो ओवरऑल ये ग्राफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा नीचे, मतलब नीचे, बाद वाला नीचे है और पहले वाला ऊपर है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। मतलब ये पूरा रिएक्शन ओवरऑल क्या है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। तो मल्टीपल स्टेप रिएक्शन का इस तरह से बनाते हैं कि जितना स्टेप होगा उतना ही आपको ये पहाड़ी जैसा ग्राफ बनेगा। उसके अलावा जितना स्टेप होगा उतना ही ट्रांजिशन स्टेट होगा, उससे एक कम इंटरमीडिएट होगा, ठीक है। स्लोएस्ट स्टेप विल बी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब हम लोग को ढूंढना होता है कि ये तीनों स्टेप जो हुआ, ये तीनों स्टेप किसी न किसी रेट से हुआ होगा, किसी का रेट ज़्यादा होगा, किसी का रेट कम होगा। तो हम लोग कैसे देखेंगे कि कौन स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये आपको रिएक्शंस में दिया रहेगा कि दिस इज आवर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और अगर आपको ग्राफ से देखना है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, तो आप एक्टिवेशन एनर्जी को देख लो। जिस स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, जिस स्टेप में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा, वो स्टेप अपने आप क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे तो E1 क्या है, सबसे ज़्यादा है। E1 क्या है, ज़्यादा है, E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3। तो E1 सबसे ज़्यादा है, तो E1 सबसे ज़्यादा, मतलब ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, सबसे स्लो हो जाएगा। मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या हो जाएगा, ये मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब होता है क्या स्टूडेंट, कि हम लोग मैकेनिज्म में सबसे स्लोएस्ट स्टेप्स को से ही हम लोग रेट को डिटरमाइन करते हैं। जो सबसे स्लो स्टेप होगा ना, उसी से हम लोग रेट को क्या करते हैं, रिएक्शंस के रेट को डिटरमाइन करते हैं। जो सबसे स्लो स्टेप होगा उसी से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शंस के रेट को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे, ठीक है ना। रिएक्शन इंटरमीडिएट हैव मोर लाइफ देन ट्रांजिशन स्टेट। ये जो इंटरमीडिएट जो बना है ट्रांजिशन स्टेट से, उसका ज़्यादा लाइफ होता है, मतलब वो कुछ देर ज़्यादा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट, these are those particles which are formed during the reactions and destroyed before completion of reactions। रिएक्शंस के प्रोसेस में तो बनता है और डिस्ट्रॉय भी हो जाता है कंप्लीट। अब देखेंगे यहाँ पे ये बना तो सही, लेकिन जब रिएक्शंस कंप्लीट हो गया तो डिस्ट्रॉय भी हो गया। देखिए ए और ए कैंसिल हो जाएगा और बी और बी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कैन बी सेपरेटेड। रिएक्शन इंटरमीडिएट को आप लोग सेपरेट कर सकते हो क्योंकि ये अलग अलग है, ए और बी अलग अलग हो है। रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है होता है, आप उसको सेपरेट भी कर सकते हो आपस में, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है, कार्ब कटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन, बेंजाइन। आप लोग स्टूडेंट देखते होंगे तो कार्ब कटायन, जैसे कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है तो वो क्या हो गया, कार्ब कटायन। कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है तो क्या हो गया, कार्बन आयन। कार्बन के ऊपर डॉट है तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्री रेडिकल होगा। तो ये सब तो आप जानते ही होंगे। ट्रांजिशन स्टेट, इट इज डिफाइंड एज द स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी अलोंग द रिएक्शंस कोऑर्डिनेट। मतलब रिएक्शंस कोऑर्डिनेट में जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट, ओके।
तो बेसिकली स्टूडेंट मैं इस लेक्चर में आपको सिंगल स्टेप रिएक्शंस करवाया हूँ। मल्टीपल स्टेप रिएक्शन ये करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब आप आगे ऑर्गेनिक का रिएक्शन सब करते हो तो उसके लिए बेसिक्स आपको जानना ज़रूरी था। ठीक है ना। तो होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा स्टूडेंट। अगर अच्छा लगा तो जल्दी जल्दी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करें। ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।